सो वेल हेलो एंड व्हाट्स अप मगजन। आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दी बोलेंगरन यानी कि बैड गाइस के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को। एंड सडनली जैसे कि हम लोगों ने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड के अंदर होते हुए देखा था कि हमारी इस सीरीज की लीड हीरोइन अपने लीड हीरो को बचाने के चक्कर में खुद को ही सेक्रीफाइस कर चुकी थी। बट मेजरली इस एपिसोड की बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लास्ट एपिसोड की बिल्कुल एंडिंग वाली सीनरी को, जहाँ पर क्या अपने भाई के पास होता है रॉक्सी की डेड बॉडी और उसके बिल्कुल ही सामने खड़ा होता है वन ताओ। जिससे कि अपना भाई बोल रहे होते कि वन ताओ तुमने अभी भी क्या कहा कि तुम कुछ ऐसा जानते हो जिससे कि रॉक्सी को वापस लाया जा सकता है। पर पीछे से म्योचेंग कि नहीं, पहले तुमने बैड गाइस को धोखा दिया और फिर ड्रैगन सॉर्ड को भी चुरा और अब तुम शांगवान यूंग के तुम इसके साथ आखिर कर क्या रही हो। जो सुनकर की शांगवान यूंग के बोलते कि नहीं, तुम सभी लोगों को असल में कोई गलतफहमी हुआ है, क्योंकि वन ताओ तो बस जनरल को धोखा देने का नाटक करके ड्रैगन सॉर्ड को चुराया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर क्या पता कि जनरल तुम्हें कभी भी चैटने का मौका देता ही नहीं, इसलिए तुमसे ड्रैगन सॉर्ड को अलग करना जरूरी था। इतना तो तुम्हें भी पता होना चाहिए ना लीजिंग यन। स्क्रिप्ट में कि अपना भाई बोलता है कि मुझे अभी के लिए कुछ भी नहीं पता, इसके अलावा कि तुम लोग किस तरीके से रॉक्सी को ठीक करने वाले हो। वन ताओ बोलता है कि ऐसा किया जा सकता है क्योंकि हमें मिल चुका है लीचिंग फैंग का कवर, जिसमें कि बहुत ही बड़ा समाधि है और वो भी बर्फ से ढका हुआ, और साथ ही ड्रैगन ट्रेजर से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे हिंट्स भी, जो सुनकर के अपना भाई बोलते हैं कि अभी से ड्रैगन ट्रेजर से क्या लेना देना है। शांगवान यूंग के बोलते हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सुजन आखिर किस लिए ड्रैगन ट्रेजर को ढूंढना चाहता है, क्योंकि वो उसमें से एक ऐसी मैजिकल मेडिसिन को ढूंढ निकलना चाहता है जिससे कि वो अपने माँ को भी जिंदा कर सकता था। और ये सुनने के साथ ही यहाँ पर सभी लोग एक साथ चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो एक्सिलर है। शांगवान बोलता है कि हाँ, एक्सिलर एक ऐसी चीज है जिससे कि किसी को भी इमॉर्टल किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले एक दरवाजे को खोलना जरूरी है जिससे कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही खोल सकते हो, इसके अलावा वहाँ पर जाने का कोई और रास्ता है ही नहीं। तो सर कुछ सुनने के बाद ज़ेंग ज़ेवन यहाँ पर बोलते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कहीं पर भी क्यों ना जाना पड़े, हम लोग तुम्हारे साथ है। और ये सुनकर कि ज़ेंग ज़ेवन के 9th एंगल बोलता है कि तुमने अभी भी क्या कहा, इसके चक्कर में तुमने अपने 10th एंगल को खो दिया, और अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि इसके जवाब में मैं होली लॉर्ड को आखिर कहूंगा क्या। चाहे जो भी क्यों ना हो ब्रदर 12 इसका अच्छे से ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ होली लॉर्ड से इसके लिए माफी मांगने के लिए। और किंग क्यूई भी बोलता है कि हाँ, मुझे भी यहाँ पर से जाना होगा, क्योंकि मैं एक तरफ से देखा जाए तो सुजन के खिलाफ जंग छेड़ चुका हूँ और मुझे जाकर इसके लिए तैयारी करना होगा, इसलिए मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाऊंगा, आगे का तुम्हें ही देखना होगा लीजिंग यान। लीजिंग यान बोलते है कि नहीं, तुमने जो कुछ भी किया है वो ही काफी था, और अभी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने दिल को सही सलामत वापस लाऊं, और तुम्हारे एहसान चुकाने के लिए जब मैं सेफली रॉक्सी को समाधि के अंदर रख लूंगा, उसके बाद मैं खुद चलाऊंगा वेंजियन सिटी पर तुम्हारी मदद करने के लिए। इसके बाद कि यहाँ पर सीन कार्ड हो जाता है और हमारे को लिकांसु के महल के अंदर लिकांसी को दिखाया जाता है, जिससे कि उसका चमचा बोल रहा था कि सुजन एक बेवकूफ था जो कि एक्सिलर को हासिल करना चाहता था, लेकिन अब वो ऐसा भी नहीं करने वाला, क्योंकि ऐसा करके उसके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लीजिंग यान उसकी माँ को पूरी तरीके से खत्म कर चुका है। इसलिए माय लॉर्ड, आपको क्या लगता है कि अभी सुजन आगे क्या करने वाला है। लिकांसु बोलता है कि सुजन हाँ, बाकी देखना कि वो किस तरीके से किंग क्यूई के स्टेटस को पूरी तरीके से उसके पास में से छीन लेता है। जो सब सुनकर कि उसका चमचा बोलता है कि तो फिर क्यों ना माय लॉर्ड अब इनके बीच रह के थोड़ा बहुत अपने लिए फायदा उठा ले। लिकांसु बोलता है कि सही, अब वो वक्त आ चुका है जब मैं अपने बाप से जाकर कुछ हिसाब किताब करने वाला हूँ, इसीलिए तुम भी मेरे साथ चलोगे। फिर यहीं पर से हम लोग देखते हैं एक मंदिर के अंदर की सीनरी, जहाँ पर एक वुमेन बैठ के प्रे कर रही होती है, जिनके पास में से कुछ प्रार्थना मूलक चीजें गिर जाती है जिन्हें कि वो उठा भी लेते हैं। इसके बाद कि हमारे को बहुत वक्त बाद बाहर की तरफ फिर से वही ठर के बुड्ढे को भी दिखाई जाते हैं, जो कि अभी तक हर किसके पास जाके यही पूछा जा रहा था कि तुम मेरे बेटे हो क्या, तुमने मेरे बेटे को कहीं पर देखा है। और फिर इसकी नजर चला जाता है बबल्स पर, और ये साला तो था एक नंबर का ठर की यहाँ पर बोलते हैं कि हो जरा कोने मत चलो, और ये लगा इसको एक बहुत ही बड़ा सा 6 का बाउंसर। तो अब तक तो ये यहाँ पर लड़के को चेर रहा था, लेकिन अभी इसको चेरने के लिए कोई और चले जाते हैं। दिस वुमन वाज समथिंग एल्स, जो कि तुम्हारे को अभी से थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पर आते साथ ही कहती कि कैसे रहेगा कि तुम मेरे लिए एक भविष्यवाणी कर दो। और इस औरत को देखते साथ ही ये बुड्ढे यहाँ पर घबराते हो, बोलते कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। ये लड़की कहती कि पर मैं तो आपको जानती हूँ ना। जो सुनने के बाद भी ये बुड्ढा यहाँ पर से इसको टालते हुए यहाँ पर जाने लगता है, लेकिन ये लड़की इस बुड्ढे को यहाँ पर रोकते हुए कहती कि प्लीज सर रुकिए और इसे देखिए कि ये आखिर क्या कह रही है। हाँ, मैं भी यहाँ पर अपने कुछ खोई हुई चीजें ढूंढ रहा हूँ अपने बेटे को। इस लड़के के हाथ में इस चीज को देखने के बाद और ये सारा कुछ सुनने के बाद इस बुड्ढे को यहाँ पर अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ ट्रॉमा याद रखते हैं, जहाँ पर कि हम लोग क्या देखते कि ये बुड्ढा तो एक राजा था जिसकी बीवी यही औरत थी, जिनकी गोदी पर एक छोटा सा नमूना सा बच्चा भी था। और साथ ही साथ हमारे को यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंस के कुछ ग्लिम्स को भी दिखाई जाते हैं कि एक काले अंधेरे रात ने उसके अपने जिंदगी में से सारा कुछ छीन लिया था, जिनके बारे में कि हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं, मे बी इन फ्यूचर फॉर श्योर। और फिर जैसे इसको अपने पास्ट के ट्रॉमास थोड़ा थोड़ा करके याद रखने लगते हैं, ये पर डर के मारे भागते हुए चल जाता है। और फिर यही पर सीन शिफ्ट होकर हमारे को अपने भाई को दिखाई जाते, जो कि लीचिंग फैंग के समाधि के पास आ पहुंचा था, जहाँ पर क्या आते साथ ही वन ताओ अपने भाई के सामने ड्रैगन सॉर्ड को लेकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद क्या अपना भाई ड्रैगन सॉर्ड को लेकर उसके साथ अपना खून मिलाकर उसे डोर लॉक के अंदर ही घुसा देता है, और इसी के इम्पैक्ट से यहाँ का डोर पूरी तरीके से खोल चुका था और ये लोग पूरी तरीके से अंदर के घुस चुका था। और इस जगह के अंदर घुसते साथ इन सभी लोगों को रियलाइज हो चुका था कि इस जगह के अंदर एक अलग ही लेवल की विंड वाटर और आइस की मिक्सचर है। इसके बाद कि हम लोग
देखते हैं अपना भाई रॉक्सी को इस समाधि के अंदर लेटा देता है और फाइनली वो उस हेयर पिन को भी रॉक्सी को पहनाता है जो कि उसने रॉक्सी के लिए खरीदा था लोजा उसी के मेले में से। हाँ भाई, इतना सब कुछ हो जाने की वजह से अपना भाई को यहाँ पर मौका ही नहीं मिला था कि वो रॉक्सी को ये दे पाई। और अभी इसी हेयर पिन को अपना भाई रॉक्सी को पहनाते हुए बोलते है कि मेरे लिए वेट करना, मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर से आऊंगा। और सभी लोग को यही बेरहन हो गए वेंताओ को अपने साथ लेके थोड़ा सा अंदर घुस जाता है। और थोड़ा सा अंदर आते साथ ही अपना भाई यहाँ पर एक अजीब सी चीज को नोटिस करता है जो कि देखते साथ ही वो यहाँ पर बोलते है कि अब ये क्या चीज है। वेंताओ बोलते है कि ये है टेग्रामोफेबोकस। इसके अंदर के नंबर्स भले ही कितना चौड़ा या बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर के नंबर्स में से कुछ भी पता लगाया जा सकता है। और इसके लिखावट को जरा ध्यान से देखो, द इंटेलेक्ट स्टार जो कि अनचेंज्ड है और जो स्टोलन स्टार है वो उसके थोड़ा सा दूर है। और वेंताओ प्रेडिक्ट करते हुए ये भी बोलते है कि ये बात भी साफ है कि ये स्टोलन स्टार और कोई नहीं बल्कि ये मैं हूँ। और साथ ही जो अनचेंज्ड इंटेलेक्ट स्टार है वो भी कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तो क्या इसका मतलब यही है कि ली चिंगफेंग को पहले से पता था कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही आने वाले हैं? पर कैसे, चलो जो भी क्यों ना हो, यहाँ पर शायद तुम्हारे को आगे बढ़ना चाहिए और पता लगना चाहिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुन के अपना भाई बीच में आगे बढ़ता है जहाँ पर की बीच में ही एक ड्रैगन का सिर होता है जिसमें कि वो पकड़ते साथ ही यहाँ पर एक फॉर्मेशन टाइप का कुछ क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर में इसकी पेपर टाइप का कुछ निकलता है जिसके अपना भाई अपने हाथ पे लेते साथ ही वो यहाँ पर से अचानक से गायब सा हो जाता है। और उसके चिल्लाने की आवाज सुनते साथ ही बाकी सारे लोग भी यहाँ पर भागते हुए चले आते हैं। और वहीं पे हम लोग अपने भाई को देखते हैं जो कि नीचे अंडरग्राउंड काफी गहराई में आ पहुंचा था जहाँ पर आते साथ ही भाई साहब काफी खतरनाक तरीके से अपना भाई का ड्रैगन शॉट यहाँ पर काफी बवाल तरीके से ग्लो करने लगता है। और उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगते कई सारे ड्रैगन शॉट के अलग अलग टेक्निक्स जिनके देखते साथ ही वो यहाँ पर परफॉर्म या फिर योगा की सीखना शुरू कर देता है। इसके कुछ देर बाद की ये सारे टेक्निक्स यहाँ पर से गायब हो जाते हैं और अपना भाई को यहाँ पर कुछ और ही दिखाई देने लगता है जिसे क्रिएट करते साथ ही अपना भाई यहाँ पर बोलता है कि और भी अलग अलग 24 टेक्निक्स बाकी था। आखिर वो ली चिंगफेंग नाम का बंदा सोच के क्या रखा था। फिर यहाँ पर ऊपर में से ज़ेंग ज़िवन जंप करते हुए बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। साथ ही वेंताओ वहाँ पर ऊपर में से कुछ इधर उधर की चीजों को नोटिस करते हुए बोलते हैं कि अबे तेरी ये तो गया टाइम पहले बे। बट फिर यहाँ पर जिन काटो के हमारे को दिखाई देते सुजन को जो कि बस भी बैठे बैठे अपनी मम्मी का दूध पी रहा होता है। फिर यहाँ पर शाऊ को आते हुए उसे ग्रेड करते हुए कहते कि और मैजिस्ट्री आपके लिए हमारी पूरी की पूरी फौज तैयार होकर खड़ी है। सुजन बोलता है कि तो फिर ठीक है, जानवर हो या फिर इंसान सभी को कुचलते हुए आगे बढ़ते रहो। और फिर यहाँ पर सिर्फ सीन काटो के आते और हमारे को दिखाई देते वही व्हील चेयर वाले बंदे को जिसे कि हम लोगों ने सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 के अंदर इंट्रोड्यूस्ड होते हुए देखा था जिसके सामने के सर झुकाकर बैठा था ज़ेंग ज़िवन के फादर और उसके 9th अंकल। और ये यहाँ पर बोल रहे होते कि तो फिर बताओ क्या तुम्हें जरा सा भी गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि तुमने मेरा एक बहुत ही कीमती चीज खो दिया है। अब इसके लिए मुझे तुम्हें कौन सी सजा देनी चाहिए? और लिजुअन यहाँ पर बोलते कि फादर इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं चाहिए, तो बस हमारे लिए एक ऐसी बंदे के साथ डील करना चाहता है जो कि फ्यूचर में एम्पायर लेवल की पावर्स को ये पोजेस करने वाला है। जो सुनकर कि ये बंदा यहाँ पर काफी गुस्से के साथ बोलते हैं कि भले ही तुम जाके हॉलीवुड क्यों ना हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पर भी जैसे रूल्स लागू होते हैं, इसलिए इसको भी सजा जरूर से मिलकर रहेगा। जो सुनकर तो ज़ेंग ज़िवन के 9th अंकल यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुका था। यहाँ पर डर के मारे यही बोलने लगते कि प्लीज फादर मुझे माफ कर दीजिए और भाई कम से कम तुम तो कुछ करो। पर ये तो यहाँ पर इसको थप्पड़ मारते हो बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम फादर के सामने आके रो रही हो, दफा हो जाओ यहाँ पर से। जो सुनकर कि फिर ये भी यहाँ पर इशारा को समझ कर जाना लगता है। जो देखकर कि उसके बाप बोलते कि तुम्हारा इस हमदर्दी का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जो कि कहते साथ ही ये यहाँ पर पीछे से ज़ेंग ज़िवन के 9th अंकल को पूरी तरीके से खत्म कर चुका था। फिर बोलता है कि तुम्हारे बेटे को ट्रेन करो ताकि वो भी इस तरीके से निकम्मा ना निकले वरना वो भी फ्यूचर में इस तरीके से मारा जाएगा। लिजुअन बोलता है कि जैसा आप कहे और उसका बाप बोलता है कि तो अब तुम्हारा क्या। जो सुनकर कि फिर लिजुअन अपने पास में से टोंग 1 सेकंड के लीडर टोकन को निकल कर नीचे रखते हुए बोलते कि मैं यहाँ पर से कहीं दूर चला जाऊंगा, मैं दोबारा कभी भी टोंग 1 सेकंड को अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जो कि कहने के बाद लिजुअन यहाँ पर से कहीं दूर जाने के लिए रवाना हो जाता है। फिर कॉनरेड यहाँ पर उस टोकन को उड़ाते हुए कहते कि बधाई हो माय लॉर्ड, आपको आपकी टोंग 1 सेकंड वापस मिल चुकी है। पर ये तो यहाँ पर कहते कि नहीं मुझे उसके बारे में अच्छी तरीके से पता है, अगर वो किसी के सामने हार जाए तो वो उसके लिए डिजास्टर बनकर रह जाता है। तो कॉनरेड अब तुम्हें भी एक्शन में आना होगा। जो सुनकर कि यहाँ पर अपने मास्क उतारते हुए कहते कि जैसा आपका है। फिर हमारे को लिजुअन को भी दिखाई देते जो कि दूर कहीं पर आकर रुकते हुए बोल रहे थे कि अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ है। एंड फिर हमारे को अपने जनरल को दिखाई देते जो कि बस अभी बैठा हुआ था बट तब भी यहाँ पर इसको एक पुराना फ्लैशबैक याद लगता है। जहाँ पर की फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग अपने यंग जनरल को देखते हैं जिसके सामने एक और बंदा खड़ा होता है जिसका नाम होता है ली फुफेंग। फिर उनके सामने एक पत्ता के गिरता है। ली फुफेंग बोलते कि कोई भी हवा नहीं है बट फिर भी ये पत्ता के कैसे गिर गया। अपना जनरल योनते बोलते कि तो फिर क्यों ना हम लोग भी इस तरीके से कुछ मजेदार करते हैं। ली फुफेंग बोलते कि तो फिर ठीक है तैयार हो जाओ, अभी हम लोग कुछ सही करने वाले हैं। फिर वो अपनी उंगली को अलग अलग तरीके से घुमाते हुए एक प्रोफेसी करता है। फिर वो बोलते हैं कि कितनी दुख की बात है कि वो लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे, कितने सारे लोग मारे जाएंगे, ये फैमिली पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया जाएगा। क्वीन और 2 मास्टर्स के मारने के बाद एक बंदा सबके सामने आएगा जो कि सभी को एक साथ यूनाइट करेगा और फिर उसी के साथ ही जुड़ा होगा इस दुनिया के आखिरी पड़ाव। जो सब सुनकर कि योनते बोलते हैं क्या टंग डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, तो फिर मुझे अगर इमीडिएटली ये बताना होगा योर मैजेस्टी को। पर ली फुफेंग उसको रोकते बोलते कि ये एक राज है, तुम्हें पता है ना, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन योनते तो यहाँ पर बोलते कि नहीं हम लोग टंग एम्पायर के रहने वाले हैं तो हम लोग उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग उनके नमक खाते हैं, हम लोग यही पे रहते हैं। ली फुफेंग बोलते कि नहीं हजारों साल बाद क्या होगा ये किस्मत में लिखा होगा, ये तुम नहीं डिसाइड कर सकते। योनते बोलते कि नहीं मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, बस एक कदम आगे बढ़ाना है और फ्यूचर के लिए सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जो सुनकर कि ली फुफेंग यहाँ पर काफी गुस्से में और इन दोनों में फाइट होने लगता है जिसके साथ ही यहाँ पर से फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। और अपना जनरल यानी कि योनते यहाँ पर बोल रहे होते कि आखिर क्यों मैंने 3000 सालों से इस सवाल का जवाब ढूंढता रहा,
जबकि वो मेरे सामने ही था। हाँ, तुमने जिस बंदे को लेकर प्रोफेसी किया था, जिसके सरनेम के अंदर ली था, वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं ज़ोनमिंग सेक्ट के अंदर की सिनेरियो जहाँ पर हमारे को दिखाई दे घोस्ट किंग जुयान को, जिसके सामने की शाओकुया के अपनी सिर झुकाकर बैठ चुकी थी। और घोस्ट किंग जुयान बोलते कि तो आखिरकार मेरे बेवकूफ भाई के अंदर अकल आ ही गया। वो अपनी पूरी फौज को लेकर की स्टेट पर हमला करने वाला है, जो कि ली जिंगयान बसे हुई देखने नहीं वाला, उसे सामने आना ही पड़ेगा। और बस क्लियर करने के लिए शाओकुया यहाँ पर कहती कि वैसे माय लॉर्ड, अगर आप चाहे तो आप आसानी से जुजन को यहाँ से हटा सकते, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते। और ऐसा शाओकुया इसीलिए पूछ रही थी बिकॉज वो क्लियर करना चाहती थी वो उसके किंग के लिए फ्यूचर में खतरा तो नहीं बनने वाला। बट चलो घोस्ट किंग जुयान भी यहाँ पर क्लियर कर दे कि नहीं, मुझे इन सारे छोटे मोटे चीजों में इंटरेस्ट है नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है अपने कल्टिवेशन पे फोकस करके। और हाँ, ये यहाँ पर बैठ के पूरा दिन बस कल्टिवेशन ही करता रहता है। और पास ही में हमारे को हेउचेंग और जुआनलिंग को भी दिखाई दे, जो लोग भी यहाँ पर कल्टिवेशन ही कर रहे थे। एंड यहाँ पर इनको एक सिनेरियो याद आता है जिसे कि हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट एपिसोड के एंडिंग में होते हुए देखा था, जहाँ पर शियाओ आते हुए कह रही थी कि तो तुम दोनों मेरे पीठ पीछे ऐसे प्लान्स बना रही हो क्या। और ये दोनों भी यहाँ पर कहते कि मैंग, तो आखिर तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुम सभी को ऐसे धोखा दे सको। तुम्हें अंदाजा भी अगर हमने उन्हें बता दे तो फिर तुम्हारा हालत क्या हो सकता है। शियाओ कहती कि पर तुम तो ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ ज़ोनमिंग सेक्ट के ब्लड पिल को डिटॉक्सिफाई करने में। हाँ, पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए होगा, एम्परर मिंग की डिवाइन स्किल। और अभी ये दोनों यहाँ पर बोल रहे थे कि उसने आखिर किस तरीके से हमें इतना बड़ा टास्क दे दिया, हमें अभी बहुत ही बड़ा सा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। फिर यही पर से हमारे को दिखाई दे वही होली चेयर वाले बंदे को, जिसके अभी से हम लोग बोलने वाले होली लॉर्ड के नाम से, जिसके पास किस बार लिकंसू खड़ा होता है। और होली लॉर्ड यहाँ पर बोलते हैं कि लिकंसू, मैंने अभी तक बोला नहीं कि तुम्हारे वजह से लूजर के अंदर कितना नुकसान हुआ है, लेकिन चलो मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि भले ही मेरे पास 30 अलग अलग एडॉप्टेड बच्चे, लेकिन फिर भी उनमें से सिर्फ तुम ही हो जिसे कि मैं अपना खुद का बेटा बोल सकता हूँ। और भले ही मैं सिर्फ अभी के लिए इसे संभाल रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें ही टांगोन सेक्ट को संभालना होगा। जो सब सुनकर के लिकंसू बोलते कि ये तो बस सबकी मेहरबानी कि अब मेरे पर रहम दिखा रहा है, इसलिए मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए था। और ये यहाँ पर हॉलीवुड के पास में से पूरी की पूरी 50,000 सोल्जर्स की डिमांड कर लेता है, क्योंकि इसका प्लान है कि जब किंग कोई और जूजन आपस में लड़ेगा तब वो बीच में जाकर उन दोनों को हरा देगा। लेकिन इस बार वो के प्लान कैंसिल करते हुए हॉलीवुड बोलते कि नहीं, तो एक बेवकूफ जो ऐसा सोचता है। और साथ ही हॉलीवुड यहाँ पर लिकंसू को एक आखिरी वार्निंग देते हुए बोलते कि आगे से जो कुछ भी टांगोन सेक्ट के अंदर होएगा तो बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करियो। और ये सर कुछ सुनने के बाद लिकंसू यहाँ पर से निकल पड़ते हैं, क्योंकि अभी इस बार के प्लान तो कैंसिल हो चुका है ना। पर फिर भी यहाँ पर बोलते कि भले ही आपने मुझे मना क्यों ना कर दिया हो, लेकिन अब भी मेरे पास अपने सबसे ताकतवर फौज मौजूद है। और इसके यहाँ पर इतना कहते साथ ही हम लोग यहाँ पर से घूम फिर के आते हैं हमारे बाकी मेन कैरेक्टर्स की तरफ, जो लोग की यहाँ पर गया टेम्पल के एक्चुअल एंट्रेंस ढूंढ रहा था। और इन लोगों को यहाँ पर चलते चलते 4 अलग अलग गुफा के दरवाजे मिलते हैं, जिन्हें देखकर कि वो इनतो बोलते हैं कि काश थे कि किसी ने 4 अलग अलग गुफाओं को बनाया था, 4 अलग अलग तरह के गुफा जिनके अंदर के क्या होगा आज तक किसी को भी नहीं पता चला। ज़ेंग ज़िवेन बोलता है कि इस हालत में तो हम सभी को 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होकर इसके अंदर एंटर करना चाहिए। ली जिंगयान भी यही बोलते हैं कि तो फिर ठीक है, हम सभी यहाँ पर अलग अलग 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। पर सिर्फ अंकल 12 भी यहाँ पर रुकने वाले हैं इस जगह को गार्ड करने के लिए। क्या पता कि कहाँ पर से गार्ड टेम्पल के कौन आ जाए। जो कि कहने के बाद जैसे अपना भाई यहाँ पर अपना पहला कदम आगे बढ़ाते हैं, उसको ऐसा लगता है मानो कि जैसे उसके ऊपर कोई हमला कर दिया हो। इसके साथ ही हम लोग आते हैं अपने जनरल की तरफ, जो कि यहाँ पर भाई साहब भविष्यवाणी कर रहा होता है। और भविष्यवाणी करते हुए बोल रहे थे कि अच्छा तो भगवान ऐसा चाहते हैं क्या, ये स्टार यहाँ पर है, वो स्टार वहाँ पर है, और ये स्टार यहाँ पर है। अभी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं, ऐसे क्यों होने वाला है। जो कि कहते साथ ही यहाँ पर काफी गुस्से के साथ इन सारे बीज को नीचे फेंक देता है। फिर बोल रहे थे कि क्यों आखिर क्यों ऐसा कुछ होना था जिसके वजह से मैं युआन तेंगयान, जिसको कि ली जिंगयान को अपने हाथों से दफनाना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर तब भी यहाँ पर इसका नजर चला जाता है एक बीज पर, जिसे करके वो बोल रहे थे क्या रहा ऐसा भी तो हो सकता है, उसे जिंदा रखकर भी कोई और दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता है। तो ली जिंगयान, मेरी उम्मीदों के चिराग, जब तक तुम यहाँ तक नहीं पहुंचते तब तक कोई से भी गलती मत करना। एंड हम लोग वापस से घूम के आते हैं अपने भाई ली जिंगयान और बाकी लोगों की तरफ, जिनके सामने क्या भी घोस्ट किंग जुआन, हेउचेंग और जुआनलिंग खड़े हुए थे। घोस्ट किंग जुआन बोलते कि ली जिंगयान, ड्रैगन स्वॉर्ड कहाँ पर है, वो मुझे सौंप दो। अपना भाई बोलते कि यार हो सके तो इसे छीन के दिखाओ मेरे से। जो कि कहने के बाद ली जिंगयान जाके अपने ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला बोल दिया था, लेकिन वो तो अपने 2 उंगलियों के साथ ही उसे रोक लिया था। जो देखकर कि फिर लिंजू भी अपनी स्वॉर्ड को निकल कर जाती है उस पर हमला बोलने के लिए, लेकिन घोस्ट किंग जुआन तो उसे भी अपने गले से पकड़ लेता है। और फिर ये यहाँ पर रिलीज करता है अपना सस्ता वाला सुशानो, जिसके इम्पैक्ट से कि यहाँ पर सभी लोग दूर आगे गिर चुका था। और फिर हेउचेंग और जुआनलिंग भी आगे बढ़ते उन पर हमला बोलने के लिए, जहाँ पर कि वो दोनों मिलकर लिंजू को बेहोश कर चुकी थी। इसके बाद की काफी गुस्से के साथ ज़ेंग ज़िवेन उन दोनों से अकेले ही बैठने लगता है। पर तब अचानक से पीछे से 12 अंकल अपने एरो मार के हेउचेंग को पूरी तरीके से खत्म कर चुका था। और फिर जुआनलिंग अपने बादल लेने के लिए बौखला कर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती। 12 अंकल तो बस एक के बाद एक करो मारे ही जा रहे थे, लेकिन जुआनलिंग यहाँ पर जरा से भी रुकती नहीं, बल्कि अपनी बॉडी में से 2 वायरस को निकालकर उसके सर में घुसा देती है। और उस तरफ से बाकी लोगों का भी बहुत ज्यादा हालत खराब था। फिर चिंग और चेंगो घोस्ट किंग जुआन को पकड़ते हुए बोलते कि तुम सभी लोग यहाँ पर से बस किस तरीके से निकलो, हम इन्हें रोक के रखते हैं। जो सुनने की फिर ये चारों बस किस तरीके से यहाँ पर से स्किप करके निकल आते हैं, लेकिन वहाँ पर चेंगो और चिंग को भी घोस्ट किंग पूरी तरीके से खत्म कर चुका था। और बाहर आने के बाद अपना भाई यहाँ पर हाल छोड़ते हुए बोलते कि तुम लोग मेरे पीछे मत आना। ज़ेंग ज़िवेन बोलते कि तो रॉक्सी को कौन बचाएगा। अपना भाई बोलते कि मैं तो अपने साथियों को ही नहीं बचा पाया, तो एक मारे हुए को क्या ही बचाऊंगा। जो सुनने के बाद कि ज़ेंग ज़िवेन अपने भाई को एक जोर से लात मारते हुए बोलते कि बेवकूफ कहेगा, तुम यहीं पे रह के मरो। जिसके कुछ देर बाद जैसे ही अपना भाई यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकल कर देखते हैं, उसको देखने को मिलता है कि ज़ेंग ज़िवेन और लिंजू यहाँ पर मारा पड़ा हुआ है। फिर वेंतो यहाँ पर बोलते कि मैं तुम्हें सारा कुछ खोल के बताता हूँ, इतना कहना है। तो वेंतो भी यहाँ पर अपने भाई को चाकू से स्ट्रैप कर देता है। इवन तो अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजें एक साथ ही अपने भाई के
दिमाग के अंदर घूमने लगता है, जिसके साथ ही हमारे को यहाँ पर पता चलता है कि ये सभी के सभी चीजें जो कि अब तक हो रहा था वो सभी चीजें यहाँ पर एक विजन था जो कि इन सभी लोगों के दिमाग के अंदर बसे हुए घूम रहा था। बोले तो ये चार गुफा पहले से सभी को वार्निंग देकर रख रहा है कि अगर अंदर आओगे तो फिर सीधा मारे जाओगे, बट फिर भी इन सभी लोगों को तो अंदर घुसना ही था, इसलिए ये सभी लोग यहाँ पर चार अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होकर अंदर चले जाते हैं। जहाँ पर की सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं चिंग चिंग और चेंगो को, जिनके सामने की एक दरवाजा था जिनके खोलते साथ इन दोनों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं दो मुस्तंडे मर्द, और दूसरे वाले गुफा के अंदर घुसता वेंताओ और शांगवान यूं के, जिनके सामने के अपना जनरल काफी सोए के साथ चेयर पे बैठा हुआ था। और अपना जनरल को देखकर तो ये दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुका था, और अपना जनरल भी उनके सामने के बोलते कि तुम दोनों ही गद्दार मारे जाओगे, लेकिन तुम दोनों को एक मौका मिलेगा, जो पहले जिसे मरेगा वही बच जाएगा। जो सुनकर की शांगवान तलवार उठाते और वेंताओ बोलते कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, ये तो बस एक इल्यूजन है। पर शांगवान वेंताओ के एक भी नहीं सुनता, बल्कि उस पे अटैक करके उसे ही मार देता है। इसके बाद अपना जनरल आके बोलता है कि बहुत बढ़िया शांगवान यूं के, पर तब भी अचानक से हमारे को देखने को मिलता है कि शांगवान जाके अपने जनरल को पीछे से जकड़ लेता है और वेंताओ के एक स्पेल कास्ट करके उसको पूरी तरह से गायब से कर चुका था। फिर ये दोनों ही यहाँ पर सांस लेते हुए बोलते हैं कि अच्छा हो कि हम दोनों ही एक दूसरे के चाल समझते हैं, और वहीं पे चेंगो और चिंग चेंग भी उन दोनों मुस्तंडे मर्दों को पीट पीट के सुला दिया था। एंड हम लोग आते हैं तीसरे वाले गुफा के अंदर, जहाँ पर लिंजू के सामने दो ज़ेंगज़िफन एक दूसरे को बस कूटे जा रहा था। जो सब देख करके लिंजू सोच रही थी कि अब लग रहा है कि मुझे कुछ करने की जरूरत है। फिर ये जगह दोनों भी एक साथ हमला बोल देते, जिनमें से एक अपने ऊपर ले लेती है उस अटैक को और दूसरी वाली पकड़ लेती है। बस और लिंजू को भी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से अंदाजा लग चुकी थी कि कौन असली और कौन नकली। फिर वो नकली वाली को खत्म करते हुए कह रही थी कि अगर तुम असली वाली होती तो कभी भी मेरे अटैक को नहीं रुकती। फिर हमारे को देखने को मिलता है कि सभी लोग गुफा को सरपास करके एंट्रेंस में से अंदर आके घुस चुका था, पर फिर इन लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर सभी चीजें ही एक एक करके टूटने लगता है। वेंताओ बोलते है कि ऐसा हो रहा है बिकॉज ली जिंगयान अभी तक गुफा को सरपास करके यहाँ पर आके नहीं पहुंचा। फिर हमारे को दिखाया जैसे चौथी गुफा के अंदर किसी ने को जहाँ पर अपना भाई अपने घर के सामने खड़ा होता है, और जिसे यहाँ पर अपना दरवाजा खोलता है उसको देखने को मिलता है कि रॉक्सी तो यहाँ पर सही सलामत खड़ी हुई थी। जो देख करके फिर अपना भाई को यहाँ पर इतना बड़ा झटका लग चुका था कि उसके हाथ में सीधा ड्रैगन शॉट गिर चुका था, और रॉक्सी भी यहाँ पर अपने भाई को हक करते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रही थी, मुझे फिर से प्लीज छोड़ के मत जाना। जो सुनकर के फिर अपना भाई धीरे धीरे से थोड़ा सा पीछे आते हुए बोलते कि तुम्हें शायद से पता नहीं होगा कि तुम्हें मेरे आसपास देखते हुए मुझे कितनी खुशी हो रही है, और अपना ड्रैगन शॉट को उड़ाते हुए बोलते है कि लेकिन दुख तो इस बात की है कि ये तो बस एक इल्यूजन है। रॉक्सी कहती कि हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ती है, तुम मुझे छुप पा रही हो, देख पा रही हो, मैं हमेशा यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूंगी, और अगर तुम यहाँ पर चले गए तो फिर वहाँ पर तुम हमेशा ही अकेले रह जाओगे, इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी नहीं जाओगे। और अपना भाई भी रॉक्सी से काफी इमोशन होके बोल रहा था क्या मैं तुम्हारी हमेशा ही हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारी हमेशा ही साथ रहूंगा। और वही अंदर की तरफ सभी चीजें टूटते हुए जा रहा था क्योंकि ली जिंगयान यहाँ पर नहीं था, और तब भी यहाँ पर चौथे वाला गुफा के भी दरवाजा खुल जाता है और अपना भाई भी सामने के खड़ा हो जाता है। और अपने भाई के यहाँ पर आने के साथ ही साथ यहाँ पे भूकंप तो रुक चुका था, लेकिन यहाँ पर जो एक बुद्ध का मूर्ति होता है वो पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है, जिसमें से क्या कैसी चीज निकलता है जो कि असली में ड्रैगन ट्रेजर्स तक पहुंचने के क्लू होता है। एंड इसी सस्पेंस के साथ हमारा आज का एपिसोड ये पे खत्म होता है। तो एपिसोड आखिर कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना, बाकी मैं मिलूंगा तुम्हारे को अगले एपिसोड के अंदर ही। तब तक के लिए स्टे कनेक्ट ऑफ माय एक्सटेंडेड ओमेगा यूनिवर्स।